कि राहुल गांधी अब जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए। आप हमेशा उनको कहते थे ना, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी नहीं लेते। अब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप इस नए राहुल गांधी को कैसे देख रही हैं? कैसी चुनौती है आपके लिए? मानक जी, आपने कहावत सुनी होगी, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी तो नया नया उन्होंने कांटों का ताज पहना है। आज उनकी राजशाही, वो जितना भी अपना जो एग्रेसिव स्टाइल दिखा रहे हैं, वो केवल कांग्रेस में अपना दिखाते कि अब मरमर बंद हो कि मैं ही हूं जो हूं, हम ही हैं जो हैं। कभी हमने देखा वो सीरियस दिखे आज थोड़े से? पहली बार वो टी शर्ट की जगह कुर्ता पजामा पहन के आए, वो शालीनता से मिले, गले नहीं पड़ गए, आंख नहीं मारी उन्होंने, जो उनके हमने देखे हैं 2004 से 14 तक वो कोई भी मंत्री पद ले सकते। कहते हैं मम्मी मम्मी मुझे ग्राम मंत्री बनना, मम्मी मम्मी मुझे एग्रीकल्चर मंत्री बनना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो मनमोहन सिंह से कहती बन जाती, लेकिन उनका काम था केवल मैं तो ऑर्डिनेंस फाड़ दूंगा, बिल फाड़ दूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर बीजेपी कोई भी काम करती है, विपक्षी पार्टियां उनका मजाक उड़ाने चली जाती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। ये हर एक चीज़ के अंदर बीजेपी को टारगेट करेंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाए। अगर दूसरी पार्टी ने भी कुछ किया होगा ना, तो भी ये उसमें बीजेपी का नाम घुसेड़ देंगे। ये अगर डिबेट करने आएंगे ना, सपोज कीजिएगा अगर कांग्रेस ने कोई काम किया हुआ है, तो ये बीजेपी का पुराना इतिहास ले आएंगे, जी उन्होंने ये किया था। ये उन बातों पर नहीं आता। यही सबसे बड़ा आज की डेट में दाव है दोस्तों। इसीलिए आज की डेट में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि इनको विपक्ष में बैठने की आदत नहीं रही। इनको ये 17 साल इन्होंने राज किया, और अब ये बैठे हुए हैं 10 साल से खाली, और आगे भी खाली ही बैठेंगे ये। तो इनको चुल उठती है कि किसी तरीके से किसी बात को कहाँ से जोड़ के ना बदनाम किया जाए। आज की डिबेट में भी यही हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो आपको जानते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, एक से एक धुरंधा प्रवक्ता है। अगर जब वो धोते हैं तो फिर इनका मुंह भी उतर जाता है। आप डिबेट देखेंगे, आपको डिबेट बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र राजपूत, आंकड़े आपके पक्ष में नहीं थे। रणनीति सारे विश्लेषक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की क्या थी। आपने कहा पहले चुनाव लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार उतारा, ध्वनि मत में हार गए, फिर आपने मत विभाजन पर भी जोर नहीं दिया, और उसके बाद हमने देखा कैसे पीएम और एलओपी दोनों मिलकर सम्मान के साथ ओम बिरला जी को लेकर पद पर बैठाते हैं। स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या आपकी? क्या साबित करना चाह रहे थे आप, सुरेंद्र राजपूत? मानक भाई, हम ये साबित करना चाह रहे थे कि देश में लोकतंत्र लौट आया है। अच्छा, हम ये साबित करना चाहते थे, तो जो अभिमानी और अहंकारी बिहेवियर 2014 से और 2024 तक था, अब वो अहंकारी बिहेवियर नहीं चलेगा। हम ये साबित करना चाहते थे, जिस सदन में सिर्फ मोदी 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 के नारे लगते थे, अब उस सदन में ये नारे नहीं लगेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये सदन कामकाज करेगा। इस सदन में हम स्पीकर साहब को भी बताना चाहते थे कि स्पीकर साहब, आपकी शक्तियों का उपयोग आप अपना अंकुश सत्ता पक्ष के लिए भी करें, वरना प्रतिपक्ष के पास भी ताकत है। हम ये भी साबित करना चाहते थे कि लोकतंत्र में जहां पर सहमति अगर आम नहीं हो रही, तो वहां चुनाव होना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। हम ये भी बताना चाहते थे कि ध्वनि मत से हुआ, हमें साथ चलना है, लोकतंत्र को हमें साथ लेकर के चलना है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करना है। जिद नहीं करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, जिद नहीं करनी है हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह, अलोकतांत्रिक बिहेवियर नहीं करना है। तो हमने अपना काम किया, जनता के सामने रखा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने सवाल यह पूछा था, आपने मत विभाजन क्यों नहीं कराया? ध्वनि मत से हारने के बाद चुनाव का मतलब होता है चुनाव करवाते, सर आपने जान के नहीं करवाया, आपकी स्ट्रेटजी थी, सुनिए ना, क्योंकि मत विभाजन करवाते तो क्लियर हो जाता। आंकड़े आपके पास नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने मानक भाई पहले से ही कर दिया, आपको बता दिया हमने कि हमें साथ चलने की बात करनी थी। मैंने जवाब दे दिया है आपसे। मत विभाजन आपको कराना है, किसी और समय पे कराएंगे और सरकार को गिराएंगे हम। स्पीकर को क्यों गिराएं? सरकार को गिराएंगे ना। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, भविष्य में इसी सदन में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव आएंगे कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। तो मैं
इन्होंने इंदिरा गांधी की इतनी सारी बिंदुएं पढ़ के बता दी, इंदिरा गांधी ने 2 पाकिस्तान बनाए, फलाना किया, ढमकीना किया। तो मैं आपके दर्शकों को कुछ कांग्रेस का इतिहास याद दिलाना चाहती हूं। जवाहरलाल नेहरू ने 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला संशोधन लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट 51 ना, 51 51 1951 1951। अरे 91 में लाए हैं जवाहरलाल। हाँ नहीं 51। अरे 1951 में 91 में संजू जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 91 में लाए। 1951 में। चलिए। मानक जी ये क्या चलिए आगे चलिए, शांत हो जाए। चलिए। इनकी आदत है बिना मतलब के बीच में टोकम टोकी करने की। शांत रहिए, अभी सुनने की बारी है, बोलने की बारी खत्म हो गई। शांत हो जाइए। 1951 संजू जी, अरे भाई साहब शांत हो जाओ। मानक जी दिस इज नॉट। चलिए ना, आगे चलते। अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, डिबेट चल रही है, आगे चलते हैं। हाँ चलिए। 1951 हिंदी में 1951 91 बोल रहे हैं। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, पहला संशोधन लाया गया संविधान में, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री स्पीच पर पाबंदी लगाने के लिए। कि राहुल गांधी अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए। आप हमेशा उनको कहते थे ना, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी नहीं लेते। अब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप इस नए राहुल गांधी को कैसे देख रही हैं? कैसी चुनौती है आपके लिए? मानक जी आपने कहावत सुनी होगी, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी तो नया नया उन्होंने कांटों का ताज पहना है, आज उनकी राजपशाही हुई है। आपको याद हो पिछले 5-6 साल से हम बात क्या कर रहे हैं? पिछले 5-6 साल से बात कर रहे हैं, क्या गांधी परिवार का आधिपत्य अभी कांग्रेस पे बना है? जो G23 बन रहा है, कौन अगर वो 44 के प्रदर्शन के बाद और 52 के प्रदर्शन के बाद इस बार फिर रह जाते तो गांधी परिवार अपना आधिपत्य नहीं बना पाता। तो जो पूरी जो गांधी परिवार की कवायद है वो है कि भाई हमारा जो आधिपत्य है वो कायम रहे, इसलिए वो जितना भी अपना जो एग्रेसिव स्टाइल दिखा रहे हैं वो केवल कांग्रेस में अपना आधिपत्य कि अब मरमर बंद हो कि मैं ही हूं जो हूं, हम ही हैं जो हैं। तभी हमने देखा वो सीरियस दिखे आज थोड़े से। पहली बार वो टी शर्ट की जगह कुर्ता पजामा पहन के आए, वो शालीनता से मिले, गले नहीं पड़ गए, आंख नहीं मारी उन्होंने, जो उनके हमने देखे हैं 2004 से 14 तक वो कोई भी मंत्री पद ले सकते। कहते मम्मी मम्मी मुझे ग्राम मंत्री बनना, मम्मी मम्मी मुझे एग्रीकल्चर मंत्री बनना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो मनमोहन सिंह से कहती बन जाती, लेकिन उनका काम था केवल मैं तो ऑर्डिनेंस फाड़ दूंगा, बिल फाड़ दूंगा। तो अब वो क्या एक सीरियस पॉलिटिशियन बन पाएंगे? देखिए चुनावों में उनके मुंह में खून लग गया है कि मैं झूठ बोलता हूं तो वो बिकता है, मैं झूठे वीडियो बनाता हूं तो बिकता है। अब वो पार्लियामेंट में वही झूठ बेचेंगे या एक सीरियस पॉलिटिशियन बनेंगे? उनकी भी कोई स्पीच याद रखी जाएगी? उनके पिताजी उनकी माताजी दोनों लीडर ऑपोजिशन रहे। राजीव गांधी वीपी सिंह के अगेंस्ट में रहे और सोनिया गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में रहेंगे। तो वो अब वो नेता सदन रह सकते थे पिछले 2 सत्रों में, लेकिन नहीं रहे वो। और दूसरी बात जो आज आपने कहा कि नंबर डिवीजन क्यों नहीं मांगा गया और आपने कैंडिडेट भी रखा, ये कांग्रेस की बड़ी अजीब सी परंपरा है। जब भी वो हारते हुए होते हैं तब एक अनुसूचित कैंडिडेट को रख देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष। आप मीरा कुमार के केस में देख लीजिए, आप सुशील शिंदे के केस में देख लीजिए, अभी आप के सुरेश में तो कहते हैं देखो हमने तो दलित कैंडिडेट दिया था। जब जीतता हुआ होता है तो तब नहीं करते हैं। के सुरेश को एलओपी बना दीजिए ना, अगर आपको दलित में इतनी रुचि है तो ये कांग्रेस की मैसेजिंग लंबे समय में दिखेगी आपको। तो जब भी आपका हारता हुआ होगा तो एक दलित कैंडिडेट होता है कि देखो हमने टोकनिज्म भी हो गया, हमारा कहने को भी हो गया और वो हारना तो है ही। राहुल गांधी को दिखाना देखो मैं दबंग हूं, नया हूं, वो कांग्रेस को ज्यादा दिखाना है, उनको विपक्ष को कम दिखाना है, उनको सरकार को कम दिखाना है, कांग्रेस को ज्यादा दिखाना है कि भाई मेरा ही पर रहेगा, मेरे परिवार का ही रहेगा। कनक भाई यहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, शांतनु जी बड़ी बड़ी बातें अभी करी और जितनी बातें इन्होंने करी वो फिजूल की और मूर्खतापूर्ण करी। मैं सिर्फ शांतनु जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए सर, नहीं प्लीज सुनिए, क्योंकि उन्होंने गलत बात करी। आप गलत बोल दीजिए सर, लेकिन शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा रखिए। नहीं मैं उनकी बात पर जवाब दे रहा हूं। नहीं वही सुन लीजिए, अगर वही सारी बात मैं पलट करके शांतनु के मालिक यानी योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करूं तो आप सारे के सारे लोग वितंडावाद फैला देंगे, कहेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत आप अपनी बात कहिए, आप भी वही कर रहे हैं ना। अगर आप इस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन की बेइज्जती करना चाहते हैं तो आने वाले समय में आपके नेता की भी उतनी से ज्यादा नहीं, उससे 100 गुनी ज्यादा बेइज्जती होगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, उसी बात को दूसरे शब्दों में कहता हूं,
किताबों की बात चली, मेरे ख्याल से आशुतोष जी सबने संजय बारू जी की किताब पढ़ी होगी। हमें पता था कि 10 साल तक किस तरह से सरकार चलती थी, सारी फाइलें पहले सोनिया जी के पास जाती थी, फिर मनमोहन सिंह के पास जाती थी। तो उनके लिए मतलब मैं कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जिस दिन कहते अपनी माता जी से कि मुझे ये मिनिस्ट्री लेनी है, तो उस दिन मिल जाती। इसी बात को मतलब हास्य की तरह कहना चाहा, लेकिन उनको बुरा लगा। लेकिन मतलब ये था कि जिस दिन वो चाहते जो मिनिस्ट्री, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उनका काम केवल बिल फाड़ना, और हम जो पिछले विपक्ष में वो झप्पियां देते रहे, आंख मारते रहे, वो सबको पता है। तो उस बात पे जवाब दीजिए। बकवास करते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।